खट्टी मीठी बातें करेंगे जिस चीज से, और हर मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात करूंगा। हर यूथ का एक ड्रीम होता है कि मैं एक अच्छी लाइफ जीऊं, मेरे पास अच्छी गाड़ी बंगला घोड़े सब कुछ हो। और यूथ की बात कर रहा हूं मैं। और आज की सोच में अगर मैं बताऊं, बहुत सारा यूथ को मैं ऐसे भी देखता हूं कि जैसे बहुत सारे कोर लीडर इस बिजनेस में हैं, और बहुत सारी फैमिलियों को मैं देखता हूं जिनका भी कोई ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है। मान लो कोई रोयल्टी पे है, या मान लेते उससे भी कम, तो उनके बच्चे हैं कोई कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों में। तो उनके बच्चों की जब मैं सोच देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। उनके बच्चे सोचते हैं कि अरे यार पापा, क्या ये मेंबर सेंबर बनाने के धंधे में बढ़ गए। वो हॉस्टलों में रहते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, उस तरह का माहौल उनको मिलता है नहीं, कि इसको फालतू का काम समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर बातें करूंगा, थोड़ा मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे, बातों बातों में आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा अपनी लाइफ से। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी जो साथी यूथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि अभी हल्दी नमक मिर्च के रेट का आपको नहीं पता। हल्दी नमक मिर्च के रेट का उस दिन पता लगेगा जिस दिन खुद कमा के लाना पड़ेगा, जिस दिन खुद हम उस लेवल पे होंगे। हमें भी ऐसा ही लगता था। मैं एक कहानी के माध्यम से आज एक शुरुआत करना चाहूंगा। मैं जो है उसमें 5वीं क्लास में पढ़ता था, 5वीं क्लास में। तो मेरे को याद है अच्छे से। हमारा बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं था, मैं उस पर आऊंगा थोड़ा सा बाद में। तो मेरे स्कूल से एक टूर जाना था, एक टूर जाना था आगरा, हमारे हरियाणा से। तो मेरे जो है दोस्तों ने कहा कि खान तुम भी चलो टूर पे। मैंने कहा यार मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 5वीं क्लास में था उस समय। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार चलो तुम भी। तो मेरी माँ, हमारी जो माता जी थी, मैं उनके पास गया कि मम्मी, हमारे स्कूल से एक टूर जा रहा है, मेरे को जो है टूर पे जाना है, मेरे को 500 रुपया चाहिए। उस जमाने में 500 रुपये की वैल्यू बहुत हुआ करती थी। तो मेरी माँ ने मेरे को बोला कि बेटा मेरे पास 500 रुपये नहीं है। तो लेकिन मैं बच्चा था, जिद करके मैं अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता रहा। मेरी माँ काम करती रही, मैं उनके पीछे पीछे लगा रहा, मम्मी 500, मम्मी 500, प्लीज मेरे को टूर पे जाना है। अब बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से जो है मम्मी के पास पैसे नहीं थे। तो जब काफी देर हो गई तो मेरी माँ ने मेरे को 500 रुपया दिया तो सही, लेकिन एक डांट मेरे को मारी कि ये ले साबुद्दीन 500 रुपये, ये पकड़ 500 रुपये, और जो है जिंदगी में कर ले कुछ, नहीं तो पता लग जाएगा जिस दिन तेरे घर में वो आ जाएगी। नहीं तो पता लग जाएगा जिस दिन तेरे घर में वो आ जाएगी। वो मतलब कौन, समझ रहे हो ना। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं छोटा था। तो मेरी माँ मेरे को डराती थी कि आज तो तुम अकेले हो, कल को जब तेरी शादी हो जाएगी तो उस समय पता लग जाएगा, अभी तो तेरे को दाल लेट के पता नहीं है उन चीजों के बारे में। तो मैं डरता था कि यार मेरी माँ मेरे को पता नहीं क्यों डराती है इन चीजों के बारे में। तो मैं शॉर्ट में आपके बताना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ा। मैं फोटोग्राफी करता था उस समय, बाद में मैं फोटोग्राफी करने लगा। तो मैं वहां से शिफ्ट हो गया सिटी में, गोहाना के अंदर। आज जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टूडियो मैंने चलाता था। बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं था, तो एक स्टूडियो की दुकान पे मैं नौकरी करने लगा। और एक छोटा सा कमरा किराए पे लेके मैं रहने लगा। और जो है उस कमरे के अंदर प्लास्टर तक नहीं हुआ करता था। मैं अपनी माँ की बात आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, जो यूथ यहाँ पे बैठा है जो इसको हल्के में लेता है। तो दोस्तों, मेरे माँ बाप ने सोचा कि भाई साबुद्दीन उस समय पे कम उम्र में शादी शुदी कर देते थे, तो मैं भी पकड़ा गया। और 18-19 साल की एज में मेरी शादी कर दी गई। 19-20 साल की एज में मेरे घर में मेरी पत्नी आई। और पत्नी आने के बाद हम एक छोटे से कमरे में जो किराए पे रहते थे, तो 7-8 दिन जो है नई नई शादी होती है तो दावतों में निकल गए। और दावत मतलब किसी रिश्तेदार ने, भैया इनकी शादी हुई है, चलो आज हमारे यहाँ दावत है, कल हमारे यहाँ दावत है, ऐसे ही निकल गए। लेकिन दोस्तों, 8 से 10 दिन के बाद जब मैं अपने कमरे पे लौटा, तो कौन था वहां पे, मैं और मेरी पत्नी। अपना घर बसाना था नया नया। तो मेरी पत्नी ने कहा कि जी एक डायरी पेन निकालो, एक कॉपियर पेन निकालो। मैं बड़ा खुश हुआ कि नई नई शादी हुए, शायद शेरो शायरी लिखवाएगी, कुछ शेर लिखवाएगी। कुछ 8 ही दिन हुए, 10 दिन हुए शादी को। तो दोस्तों, मेरी पत्नी ने जब ये चीजें निकाली, तो मैंने बोला कि निकालो डायरी पेन और लिखो। मैं खुश हो रहा था, शेर लिखवाएगी थी, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे को पता क्या लिखवाया। मेरी पत्नी ने मेरे को लिखवाया कि लिखो 1 किलो उड़द की दाल। तो दोस्तों, एक गाना याद आया कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सोच रहा था शेरो शायरी लिखवाएगी, लेकिन मैं बड़ा उदास हुआ जी उसने कहा कि लिखो 1 किलो उड़द की दाल। थोड़ी देर में रुक के जो है उसने फिर बोला कि लिखो 1 किलो उड़द की दाल। दोस्तों, जब थोड़ी देर में उसने दोबारा बोला, तो मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, उड़द की दाल आपने लिखवा तो दिया, दो दो बार किस तरीके से जो है आप ये चीजें कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं
ये इसलिए लिखवा रही हूँ कि आपको पता नहीं है कि उड़द की दाल 2 दाल होती हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो नहीं पता। उसने कहा कि उड़द की 2 दाल आती हैं, एक धुली हुई दाल आती है उड़द की, एक बिना धुली हुई दाल आती है। तो आप सब यूथ को मैं बताना चाहता हूँ, उस दिन पहली बार मेरे को पता चला था कि उड़द की 2 दाल आती हैं, एक धुली हुई, एक बिना धुली हुई। और दोस्तों फिर मेरी पत्नी ने एक लंबी लिस्ट बनवाई, उड़द की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, और जो है 1 किलो नमक, 1 किलो जो है ये, 1 किलो लिपस्टिक, 1 किलो सलवार कमीज, 1 किलो फलाना ढिकना। तो दोस्तों पसीने निकल के आए और मेरे को याद आई मेरी माँ, कि शायद मेरी माँ इसीलिए बोलती थी कि जिंदगी में कुछ कर लो, नहीं तो पता चल जाएगा जिस दिन घर में वो आ जाएगी। आज के यूथ को भले ही आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा मेरी ये बात सुन के, लेकिन इस माध्यम से ये कोई कहानी नहीं, हकीकत मैं आपको बता रहा हूं कि जब इंसान खुद कमा के लाना पड़ता है। आज के बच्चा, आज का यूथ सोचता है कि तो मेंबर बनाने का काम है, पापा तो फालतू काम में बड़ा हुआ है, ये वो न जाने क्या क्या वो सोचते हैं। लेकिन जब वो इस मुकाम पे पहुंचते हैं, जब खुद उसको कमा के लाना पड़ता है, तो तब हल्दी नमक मिर्च के रेट का पता चलता है। दोस्तों समय रहते अगर आप लोग समझ जाएंगे, आप लकी हो दोस्तों कि आप आरसीएम जैसे एक संस्था, एक ऐसी कंपनी के टच में, ऐसे कोर लीडर के हाथों में हो, एक ऐसी ऐसे लोगों के हाथों में हो जहां पे यूएस जैसा सिस्टम, जहां पे इतने सारे कोर लीडर के हाथ में, और टीसी जी जैसे एक इंसान, जहां पर हम सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं, जहां पे शुरू से आपको उस तरह का माहौल मिला होगा, मिल रहा है दोस्तों, तो आप अपने आप को लकी समझो इस चीज को लेके। तो मैंने वहां से अपनी जिंदगी में पता चला था कि जिंदगी में एक इंसान अगर जो है समय रहते अगर कुछ नहीं करता तो आज उनकी जिंदगी कैसी हो सकती है। तो मैं वापस लौट के चलता हूं, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम साबुद्दीन खान है, हरियाणा से हूं, और मेरा बैकग्राउंड कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं उस पर ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता। मेरा साबुद्दीन आरसीएम डॉक्यूमेंट्री लिख के निकालोगे यूट्यूब से तो मेरी 7-8 मिनट की मेरी वीडियो वहां से मिल जाएगी कि किस तरह का मेरा जीवन था। लेकिन फिर भी मैं छोटा सा टच करके यहाँ से निकलूंगा। मैं फोटोग्राफी करता था हरियाणा में, एक छोटे से गांव में मैंने जन्म लिया। मैंने अपने भाइयों को मजदूरी करते हुए देखा है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, हमारे खानदान में कभी किसी ने डायरेक्ट सेलिंग का के बारे में सोचा नहीं था। हमारे पूरे खानदान में किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम लोग किसी बड़े फंक्शन में जो है हम इस तरीके से स्टेजों पे जाके बोला करेंगे। तो दोस्तों ये चीजें हमने कभी सोची नहीं थी। और मैं धीरे धीरे करके, मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर एक कस्बा हुआ करता था, मैं 12 किलोमीटर दूर एक साइकिल पे जाता था फोटोग्राफी सीखने के लिए, साइकिल पे आता था। मैंने 4 साल फोटोग्राफी की। शॉर्ट में अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। फोटोग्राफी सीखने के बाद मैं जो है स्टूडियो अपना चलाने के लिए अपने गांव को छोड़ के जो है शिफ्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में। उस समय मैं अनमैरिड था और यहाँ पे मैं फोटोग्राफी चलाने लगा। थोड़े दिन के बाद मैं किसी की मैरिज में गया। मैरिज में जाने के बाद मैंने मूवी बनाई। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो 96 से मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज है। 1996 में जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई ज्यादा लोग जानते नहीं थे, 96 में यहाँ इंडिया के अंदर बाहर से विदेश से कंपनी आई यहाँ पे। और दोस्तों उसके बाद जो है पता चला कि इंडिया के अंदर भी यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज का नाम है, लोग ये सारी जानकारियां लोगों को मिली। तो पहली बार मेरे को क्या हुआ, पहली बार एक जिसकी मैं शादी में वीडियो फिल्म बनाने के लिए गया था, वहां पे उनको सिखाया जाता था कि लिस्ट का क्या महत्व। आप सब लोग, क्योंकि मेरे को पता है 99% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, नए लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए मैं उधर ही जाना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। आप यूथ हैं, इन चीजों का अगर आज ध्यान रख लोगे तो कल आपको जल्दी कामयाबी मिल सकती है। लापरवाही करोगे तो दोस्तों 10 साल हम लोगों ने धक्के खाए हैं। शुरू 10 साल में मेरे को एक इनकम नहीं आई डायरेक्ट सेलिंग से। मेरे को लगता था मैं गलत जगह पे आ गया, लेकिन उन 10 सालों से मैंने बहुत कुछ सीखा है जो आज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिखाया जाता था कि लिस्ट का क्या महत्व है। तो जब उसने उस फोटोग्राफ जिसकी शादी में मैं गया था, वो नेटवर्कर था, वो अपनी लिस्ट बनाने लगा तो उसकी लिस्ट में एक नाम आया साहब स्टूडियो। मेरे स्टूडियो का नाम था साहब स्टूडियो। तो उसने अपनी लिस्ट में लिखा साहब स्टूडियो। और वो पहली बार अपने प्लान को लेके मेरे को मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आए, जिस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो लोग काम करते थे। मैंने पहली बार दोस्तों वहां पे गोले बनते हुए देखे थे कि डायरेक्ट सेलिंग कोई चीज होती है, इस तरीके से इनकम आती है। और दोस्तों मैंने भी दिमाग में वो चीजें आई कि तो मेंबर बनाने के काम है सर, हमारे बस का नहीं है। क्योंकि दोस्तों बड़े मुश्किल से जीवन में दाल रोटी ठीक चलने लगी थी, मैं इधर उधर भटकना नहीं चाहता था। तो दोस्तों ये बात बहुत पुरानी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद 2-3 साल तक जो है वो लोग मेरे पास आते रहे, मैंने उनको नहीं सुना। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, इसको बड़े गौर से सुनना, मेरी जिंदगी में घटी। ये बात है 2004 के आसपास की बात है। 2004 के आसपास में दिल्ली के अंदर, नहीं सॉरी, ये बात है 99 की, 1999 के आसपास की बात है। वो जब मेरे को बुलाने के लिए आए कि साबुद्दीन एक बार तो टाइम दे दे यार, तो मेरे को जबरदस्ती वो लोग दिल्ली में लेके गए तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। इस बिजनेस में इवेंट का क्या महत्व होता है, मैं नेक्स्ट जनरेशन का जो प्रोग्राम हो रहा है उसी पे आपको लेके आने वाला हूं। दोस्तों मेरे को तालकटोरा स्टेडियम में लेके जाया गया।
और उस प्रोग्राम के अंदर मैंने सुना पंकज टिटोरिया को। अब पंकज टिटोरिया कौन है? पंकज टिटोरिया दोस्तों एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहीं पे डायमंड है। मैंने पहली बार उनको सुना था कि आने वाला जमाना नेटवर्क मार्केटिंग का होगा। 20 साल पहले की बात बता रहा हूं दोस्तों, 20-25 साल पहले उन्होंने जब इस चीज के बारे में बोले। पंकज टिटोरिया कौन है? आप लोगों ने जो पुराने साथी है उन्होंने देखा होगा, यूथ ने भी हो सकता है कभी उस पर जाना, यूट्यूब पर लिखना, रक्षक एक पिक्चर आई थी सुनील शेट्टी की, और रक्षक पिक्चर के अंदर जो विलेन का जो रोल करता है वो विलेन जो है उसी का नाम पंकज टिटोरिया है। तो दोस्तों आज वो किसी डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड है। तो मैंने पहली बार उनको सुना, मेरा बैकग्राउंड बहुत कमजोर था, मेरे दिमाग की घंटियां बजने लगी कि साबुद्दीन यही शायद वो रास्ता है जो तेरे को जीरो से हीरो बना सकता है, क्योंकि ना तो तेरे पास जमीन है, ना तेरे पास कोई बड़ी डिग्री है, और ना तेरे पास उतना पैसा है ये तेरे को जीरो से हीरो बना सकता है। दोस्तों मेरे दिमाग की वहां पे घंटियां बजने लगी, और जो है घंटियां बजने लगी, और बाहर घंटियां बजने के बाद जब मैं बाहर निकला दोस्तों, मैं साबुद्दीन खान चेंज हो चुका था। एक इवेंट किस तरीके से एक इंसान की जिंदगी को बदल सकता है आप सोचिए दोस्तों। 4 साल तक मैंने नेगेटिव लिया, 4 साल तक मैंने किसी की बात को नहीं सुना। वो फोन करते थे मेरे को जबरदस्ती कुछ करते थे, लेकिन मैं विजन मेरा क्लियर नहीं हुआ। लेकिन उस इवेंट में जाने के बाद मेरे दिमाग की घंटियां बजी, और दोस्तों मेरे साथ में 3-4 लोग और भी गए थे। उस समय पे 100 रुपए का टिकट लगता था, 100 रुपया बहुत माना जाता था। एक बंदे का नाम था धूलाराम, मेरी सिटी से, और मैं भी साथ में था, 2-4 लोग और भी थे। तो कई लोग नेगेटिव चीजों को वहां पे ढूंढते हैं और कई लोग पॉजिटिव चीजों को वहां पे ढूंढते हैं। तो धूलाराम जब वहां से बाहर निकला तो लोग घेरे बना के खड़े हुए थे। धूलाराम ने जो हमारे वहां पे सीनियर थे उससे पूछा, यार मजा तो बहुत आया, लोग भी बहुत थे, लेकिन एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई, ये 100 रुपया किस लिए लिया? ये 100 रुपया किस चीज का लिया? इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया, ये किसके पास गया? यानी कि धूलाराम एक चीज का दिमाग लगा रहा था कि ये 100 रुपया कहां चला गया। और साबुद्दीन खान उस अपने अप्लाई जो बंदा लेके गया था ये पूछ रहा था, सर मेरे को भी यहाँ पे इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो मेरे को क्या करना होगा? दोनों में अंतर था। एक बंदा टिकट का हिसाब लगा रहा था, एक बंदा बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बात कर रहा था दोस्तों। तो मैंने जब वहां से सुना, और सुनने के बाद दोस्तों मैंने वहां पे अपना जुनून के साथ इस बिजनेस को करना शुरू किया। जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं आया, और उसके बाद जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, आने के बाद में दुनिया भर की अनएथिकल कंपनियां उस समय मार्केट में आ चुकी थी, और मेरे पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। उस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जहां पे मैं काम करता था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली था। मेरा सर्कल उस तरह का नहीं था। 4 साल वहां पे लगाने के बाद मेरे पास जो भी कुछ था वो भी मेरा बर्बाद हो चुका था। और दोस्तों मैं दोबारा नेगेटिविटी दिमाग पे हैवी हो चुकी थी। मैं किसी फोटोग्राफर की दुकान पे नौकरी करने की सोच रहा था। तो दोस्तों मैंने जो है 2005 में मेरी जिंदगी में विजय विरोधिया जी मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, कोर लीडर हैं, वो मेरे फ्रेंड भी हैं। वो मेरे पास आए और मार्सिन के बारे में जब उन्होंने बताया, तो दोबारा से दोस्तों 4 साल से मैं बिल्कुल नेगेटिव हो चुका था, डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ हो चुका था, क्योंकि अनएथिकल और एथिकल दोनों चीजों के बारे में मैं अच्छे से जानता था। मैं शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारी अनएथिकल चीजों को भी मैंने उनके अंदर गया और अपनी जिंदगी को मैंने बर्बाद कर लिया, और मैं डायरेक्ट सेलिंग से एकदम मैं नेगेटिव हो चुका था। लेकिन 2005 में विजय विरोधिया जी मेरे पास बैठे और उन्होंने क्लियर किया कि एथिकल और अनएथिकल क्या होता है। तो दोस्तों 2005 में मैंने डिसीजन लिया आरसीएम करने का, और उस समय मेरा स्टूडियो क्लोज हो चुका था, मेरे पास बैकग्राउंड बिल्कुल खत्म हो चुका था, मेरे माँ बाप मेरे से नेगेटिव थे, मेरे दोस्त मेरे से नेगेटिव थे, क्योंकि दोस्तों जिंदगी का बहुत समय मैं बर्बाद कर चुका था। मैंने जब आरसीएम को देखा तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि ये कंपनी, ये इंडियन कल्चर, इंडियन रेट और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे है। नॉलेज मेरे को था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और 2005 में दोस्तों मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करना शुरू किया। अपने आरसीएम के अंदर मैंने दिन रात एक किया, जुनून के साथ काम करना शुरू किया, बहुत मेहनत के साथ मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। और दोस्तों बहुत सारे चैलेंज, उन चीजों के अंदर जाएंगे तो मेरी डॉक्यूमेंट्री में जाके आप सुन सकते हैं, वहां पे जाऊंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा यहाँ पे। तो मैंने काम करना शुरू किया दोस्तों। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सतीश पंडित। सतीश पंडित जी को और मेरे को कुरुक्षेत्र के अंदर रॉयल्टी की ट्रॉफी मिली थी, इकट्ठे ट्रॉफी मिली थी। सतीश पंडित जी भी रॉयल्टी पे गए थे, मैं भी रॉयल्टी पे गया था। और मैंने वहां से जब इस मिशन पे काम करना शुरू किया दोस्तों, मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता गया, कभी गिरा कभी उठा, बिजनेस कम हुआ ज्यादा हुआ, और बहुत सारे चैलेंज रहे जिंदगी में। आज समय नहीं है उनको बताने का, कभी किसी सेमिनार में मौका मिलेगा दोस्तों। फिर आज के यूथ का जो कई लोग सोचते हैं कि आज के यूथ जो है कई चीजों से मोटिवेट होते हैं, वो मोटिवेशन मैं बिल्कुल कहूंगा वो मन में रखते हैं। कई लोग सोचते हैं और इसको बताने से क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग इससे मोटिवेट होते हैं। मेरा एक समय था दोस्तों, मेरे घर पे एक मेरी बेटी ने जन्म लिया। मैं फील्ड में रहता था और मेरी बेटी को मैंने गोद ले रखा था। वो ऊपर का दूध पीती थी दोस्तों, ऊपर से किराए का कमरा
स्टूडियो मेरा क्लोज हो चुका था, कमरे के किराए के पैसे मेरे पास नहीं थे। मेरी बेटी रो रही थी, उसको 20 रुपए का दूध खरीदना था मेरी मिसेज को, मेरी बेटी के लिए। मैं फील्ड में था, किराए पे रहते थे। मेरी मिसेज अपने ही पड़ोस में, अपने ही परिवार में से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 20 रुपया मांगने गई कि खान आ जाएंगे तो मैं 20 रुपया आपको लौटा दूंगी। तो मेरी मिसेज को 20 रुपया मिल तो गया, लेकिन उसको टोंट कसे गए कि वो ठेला क्यों नहीं लगा लेता, वो केला क्यों नहीं बेच लेता, अगर उससे अपने बच्चे का दूध नहीं खरीदा जाता तो सारा दिन आवारागर्दी क्यों करता है। मेरे को आवारा बोला जाता था जब मैं आरसीएम के अंदर काम करता था, मेरी तरह तरह की मजाक उड़ाई जाती थी। दोस्तों, उस जुनून को लेके मेरी मिसेज ने जब ये घटना मेरे को बताई तो मैं भी एक घटना से घटा, क्योंकि पानीपत मेरे से 40 किलोमीटर दूर है। 5 रुपए किराया लगता था उस जमाने में बस में, मेरे पास सिर्फ 3 रुपए थे पानीपत से अपने घर आने के लिए। इससे ज्यादा कंडीशन खराब आप लोगों की नहीं हो सकती। मैं यूथ को मोटिवेट, आपके अंदर आज नए आदमी को एक मीटिंग में लाने का मतलब है जैसे ऊंट में ट्रेन चढ़ाने का, ट्रेन के अंदर ऊंट चढ़ाने का काम। इतना मुश्किल काम है ये, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारे जमाने में कितना मुश्किल था, आज कितना आसान है, टॉपिक पे आ रहा हूं मैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूं कि वो समय निकल चुका है यार। अगर आज भी आप लोग समय लगा रहे हो, आज भी आप लोग सोच रहे हो इस बिजनेस के बारे में, तो फिर तो सोचना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। तो मैं वहां से आया, बड़ी मुश्किल से 3 रुपया किराए का कम था, क्योंकि बस वाला बेइज्जती ना कर दे। मैंने सोचा कि बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे, दुकान पे नौकरी कर लेंगे। मेरी मिसिज ने आके बताया कि मेरे पास 20 रुपया नहीं था, ऐसे ऐसे करके टोन कसे गए। दोस्तों, यहाँ से और ज्यादा एनर्जी दिमाग में आई कि मेरी मिसिज ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि खान नेगेटिव मत हो, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूं उन परिवारों को जो साथ में जुड़े हुए हैं, जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। अगर आप कपल परिवार के साथ इस बिजनेस को करते हैं तो आप इसमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, किसी की पत्नी कर रही है तो पति को नहीं पता, पति कर रहा है तो पत्नी को नहीं पता। भाई, वो बहुत सारी मेरी बहनें यहाँ पे जुड़ी हुई होंगी। आप किसी मीटिंग में गए, रात को लेट हो गए, रात को 11 बजे घर में पहुंचोगे, तो क्या आपका पति आपको इजाजत देगा दोबारा मीटिंग में जाने की? नो। लेकिन अगर आपके पति को पता होगा कि मेरी पत्नी किस संस्था में, किस जगह पे काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग है क्या, तो आपका पति आपका पूरा सपोर्ट करेगा। मेरी पत्नी उस समय पे कुछ प्रोग्राम अटेंड कर चुकी थी, मेरी पत्नी ने इसलिए कहा कि खान, सब कुछ को साइड में कर दो, कोई बात नहीं, आज ये दिन अच्छे दिन भी आएंगे, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, तू आगे बढ़ो। दोस्तों, मैं अपनी पत्नी को सैल्यूट करता हूं, मेरी पत्नी ने मेरा सपोर्ट किया। और दोस्तों, मेरे अंदर एक हिम्मत आई, मैंने और तेजी के साथ काम करना शुरू किया। दोस्तों, आज भी मेरे घर पे 221 रुपए का चेक पड़ा है आरसीएम का। और उसके बाद मैं यहाँ पे अक्सर मजाक में लोगों को बताता हूँ, ये 221 से सफर शुरू हुआ। और जुनून, कुछ लोग नेगेटिव चीजों को ले लेते हैं कि यार छोड़ पड़े, इससे बढ़िया तो कुछ और कर लेंगे। मैंने उसको पॉजिटिव लिया, मेहनत करनी शुरू करी, मेरा चेक 221 का आया। मेरा चेक फिर जो है 1000, 2000 का आया, 5000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख। अब यहाँ पे मैं पानी पीता हूँ कई बार बताते हुए कि थोड़ा रुक जाओ, मैं पानी पी लूं, थोड़ा आगे बताएंगे। फिर बोलते हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख। फिर रुक जाओ 1 मिनट, पानी पी लेता हूँ, फिर बताते हैं। 7 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख, 11 लाख, 11.5 लाख, 12 लाख। हाई है दोस्तों, बिजनेस के अंदर मेरे को 14 से 14.5 लाख रुपए का चेक तक मैं ये बिजनेस में पहुंचा। आज मेरा लाइफस्टाइल, आज जिस घर में मैं बैठा हुआ हूं दोस्तों, मेरा अपना स्विमिंग पूल इसमें बना हुआ है, मेरा ऑडिटोरियम यहाँ पे अंदर बना हुआ है, ये मेरा मेडिटेशन ऑफिस है जहां पे से मैं मीटिंग ले रहा हूँ, इसमें सिर्फ जूम मीटिंग के लिए है। ये पूरा कश्मीरी स्टाइल में मैंने इसको बना रखा है पूरा। स्विमिंग पूल मेरे घर में है, गेस्ट हाउस मेरे घर में है छोटा सा। और दोस्तों, एक ऐसी रॉयल लाइफ जिसको कहते हैं, इंसान की खोपड़ी है, कभी भरती नहीं है, करोड़ एक घंटे में आ जाएगा तब भी नहीं भरता। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी लाइफ में जी रहा हूं दोस्तों, मैं किसी के बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं हूं। आज मेरे बच्चे जो चाहते हैं वो उनके हाथ में होता है दोस्तों। अच्छे कॉलेजों के अंदर, अच्छे स्कूल के अंदर मेरी बेटी बीसीए कर रही है, और जो है उसके साथ साथ जब भी मौका मिलता है मेरे साथ मीटिंग में भी जाती है। मैं उसकी पढ़ाई को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मेरा बेटा है, एक ही बेटा है मेरे पास में, अभी वो 11वीं क्लास में है, +2 में, अभी +2 में हो गया है वो भी मेरे साथ जब मौका मिलता है तो जो है प्रोग्रामों के अंदर जाता है। उनको भी मैं ज्यादा इसलिए डिस्टर्ब नहीं करता कि पहले पढ़ाई कर ले। दोस्तों, आप सोचिए, मेरा बेटा भी 11 साल का है, मेरी मिसिज का आईडी स्टार इमरान के लेवल पे है, 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम उनकी आती है, मैं सफायर के लेवल पे हूं। दोस्तों, क्या मेरे एक बेटे को कभी किसी की गुलामी करने की जरूरत पड़ेगी? क्या मेरे बच्चे को कभी किसी के बॉस के हुक्म का गुलाम बनना पड़ेगा? अभी ये बच्चा जो यहाँ पे होस्टिंग कर रहा था शुरुआती दौर में, मैं हैरान हूं, इतनी सारी डिग्रियां, इतनी सारी चीजें, पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बिल्कुल पढ़ना लिखना चाहिए। लेकिन मैं जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो पढ़ाई लिखाई करके डिग्री के घमंड में मरते रहते हैं सारी जिंदगी। पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई के घमंड में रहना दोस्तों बहुत बुरी बात है। तो आप पढ़िए, आज यूथ हो आप, और आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए।
और जो अपने माँ बाप की जो अच्छे संस्कार, उनकी बातों को मान के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज जरूर कहूंगा, क्या कॉलेज की लाइफ में बच्चे पिक्चर नहीं देखते क्या? कॉलेज की लाइफ में बच्चे इधर उधर नहीं जाते क्या? आज मैं आप सभी पेरेंट्स जो यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं और सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, महीने में कम से कम एक प्रोग्राम में जरूर जाएं आप। चाहे आप अपने पापा का हाथ बटा रहे हो आरसी में, या अभी पढ़ाई करो नहीं भी बटा रहे हो, तब भी आपको एक फंक्शन में जाना चाहिए, ताकि आपको जब पढ़ाई खत्म हो आपको पता हो कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और मेरे को करना क्या है। दोस्तों आज देश में कितना भी अच्छा प्रधानमंत्री आ जाए, वो सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। तो देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की नहीं है, देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। दोस्तों आप अपने दिमाग में एक सोच लेके आए कि हम नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इस सोच के साथ जब आगे बढ़ोगे, हमारे देश का भला होगा, हमारे जो है समाज का भला होगा। हमारे आज क्राइम हमारे देश में क्यों बढ़ रहा है दोस्तों? एक एमबीए करने के बाद, एक पीएचडी करने के बाद एक बच्चे को बोलने कि तेरे पास नौकरी नहीं है, तू मजदूरी कर ले, कर लेगा क्या? वो नहीं कर सकता मेरे भाई, वो गलत रास्तों पे चलेगा। मैं बहुत सारे अपने ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूं जो पीएचडी करने के बाद ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। एक गिनती नहीं है मेरे पास, पता नहीं कितने सारे दोस्त हैं मेरे। मैं ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूं जो रोहतक के अंदर एमबीए करने के बाद हुंडई की एजेंसी में 35,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पढ़ना लिखना बुरी बात है या आपको पढ़ने लिखने के अंदर वो चीजें नहीं है। अब दोस्तों इस चीज से बाहर निकलते हैं। मैंने बता दिया कि मेरी लाइफ कैसे थी और आज मेरी लाइफ किस तरीके से है। आज अगर मैं चाहूं दोस्तों, हर महीने एक नई कार खरीद सकता हूं, मैं हर महीने एक नई गाड़ी खरीद सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं क्या क्या करने जा रहा हूं दोस्तों, हम एक 5 स्टार होटल के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। मैं और एक मेरा फ्रेंड मिलके हम लोग जिम कॉर्बेट में, आप सोच सकते हो दोस्तों, 5 स्टार होटल की प्लानिंग कर रहा हूं मैं। एक आम सा लड़का जो गिल्ली डंडा खेलता था गांव के अंदर, जिसको कोई पूछता नहीं था, आज दोस्तों 5 स्टार के बारे में सोच रहा है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है। मेरे पर्सनल और कितने सारे काम में जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, किस वहां से मेरे को जो इनकम आती है वो चीजें अलग है। लेकिन जिंदगी में दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने आरसीएम को रखा है, पहले मेरी फैमिली और दूसरे नंबर पे आरसीएम। अगर यूथ हो आप और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, एक रॉयल लाइफ अगर आप जीना चाहते हो, तो 100 सुनार की एक लोहार की मैं आपको बताता हूं, क्योंकि समय इजाजत नहीं देगा, फिर जल्दी से बता देता हूं। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग मेरे से शायद एग्री नहीं करेंगे और मैं बिल्कुल बेझिझक होकर बात आपको कहना चाहूंगा कि एक कपिल शर्मा का शो आता है, तो उसमें एक शायर आए थे, उसका नाम था राहत इंदौरी। बहुत सारे लोग जानते होंगे उसको, बहुत फेमस शायर थे, अब तो डेथ कर गए। तो एक लड़के ने उससे पूछा, ऑडियंस ने, कि सर वो बात करना चाह रहा था राहत इंदौरी से कपिल शर्मा के शो में। तो राहत इंदौरी से उसने सवाल किया कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। तो राहत इंदौरी ने कहा कि भाई तू मेरे जैसा मत बन, जैसा बनने के लिए तुझे काला बनना पड़ेगा, क्योंकि वो काला सा आदमी था और जो है तेरे को जो है एक मेरा चेहरा अजीब सा है, तो मेरे जैसा बनेगा तो तेरे को काला बनना पड़ेगा। तो उसने मजाक में ये बात कही थी, लेकिन बाद में एक मैसेज उसने दिया कि नहीं, आप मेरे जैसा मत बनो, आप किसी को कॉपी मत करो यार, आपके अंदर एक क्वालिटी है। खुदा ने जो गॉड गिफ्ट आपको दिया है, जो वो मेरे को नहीं दिया, जो अंजलि को दिया है गॉड गिफ्ट, वो मेरे को नहीं मिला। आप में से अलग अलग कुछ क्वालिटियां हर इंसान के अंदर छुपी हुई, आप कॉपी मत करो मेरे भाई। सीखने में आरसी में कॉपी करो अपने गुरुओं को, अपने कोर लीडर को, लेकिन आपके अंदर, सबके अंदर एक ज्वालामुखी है दोस्तों, उसको बाहर निकलने दो। तो उसने, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर क्वालिटी है, उसको बाहर लेके आओ और जब आप दुनिया के अंदर फेमस हो सकते हो। तो आज जो मैं बात अभी बोलने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे। मैं एक चीज पे काम करता हूं जो मैंने 26 साल का निचोड़ निकाला है। इस बिजनेस में 99% माहौल काम करता है, 1% एजुकेशन काम करती है। अब कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि हम आपसे एग्री नहीं करते, एजुकेशन के बिना तो बिजनेस चलता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसमें एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस बिजनेस में पहले आप करोड़ों रुपए का चेक उठाना चाहते हो, सब लोग लाखों रुपए का चेक उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए नेटवर्क। उसके लिए इस बिजनेस के दो पार्ट हैं, एक है सेल। सेल से आप कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। सेल महत्वपूर्ण पार्ट जरूर है इस बिजनेस का, लेकिन ड्रीम पूरा नहीं कर सकते। वो सेल का टॉपिक पे मैं जाऊंगा तो 2 घंटे लगा दूंगा कि हाँ आपको 5,000 से नीचे तो खरीदारी करनी नहीं चाहिए, आपको 10-20 हजार की करनी चाहिए, लेकिन 5,000 से नीचे जाना नहीं चाहिए। मैं उसको साइड में कर देता हूं। ये बिजनेस है ड्रीम पूरे करने का बिजनेस, और ड्रीम पूरे होंगे आपके बड़े नेटवर्क से। दोस्तों आप सोचिए, मेरी टीम में, आपकी टीम में 100 लोग हैं, 1,000 की खरीदारी एक आदमी करता है तो 1 लाख का बिजनेस हुआ। आपकी टीम में 200 लोग हैं, 1,000 की खरीदारी करते हैं, 2 लाख का बिजनेस हुआ। आपकी टीम में 500 लोग हैं, 1,000 की खरीदारी करते हैं, 5 लाख रुपए का आपका जो है बिजनेस हुआ। इसका सीधा सा फंडा क्या निकल के आया? इसका मतलब जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी। अब मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। हर महीने की 30 तारीख की रात को 12 बजे क्लोजिंग हो जाती है, मैं भी करता हूं, सभी लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों शर्त यह है कि सवेरे सर्वर चलना चाहिए।
मैं सवेरे उठता हूँ 4 साढ़े 4 बजे, वॉकिंग के लिए जाता हूँ, फिर जो है गुरुकुल में जुड़ता हूँ और बहुत सारे काम करता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं जब उठता हूँ, मैं सुबह साढ़े 8-9 बजे, सर्वर अगर चल रहा है, मैं अपने बिजनेस को देखता हूँ तो 9 बजे तक मैं परल स्टार परल बन जाता हूँ, 9 बजे तक। मैं कई बार क्या होता है कि नींद आ जाती है तो मैं सो जाता हूँ 10-11 बजे, मैं 2 घंटे सो के 11-12 बजे उठता हूँ। कई बार तो दोस्तों 1 बजते बजते मैं इमरान बन जाता हूँ। कितने लोग हैं यहाँ पे जो इमरान बनना चाहते हैं? मुंह में पानी आ जाएगा। लोगों का ड्रीम होता है इमरान बनना, मैं 1 बजे तक इमरान बन जाता हूँ कई बार 1 तारीख को। दोस्तों, ये ताकत है नेटवर्क की, ये ताकत, नेटवर्क की ताकत को समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारी चीजों से आप इसको जानते होंगे, लेकिन इसकी मेन चीज है नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क। मैं अपनी ट्रेनिंगों में एक चीज बोलता हूं, इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो आपको 5 काम करने हैं, और वो 5 काम अगर आपने कर लिए, दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकती। आप नोट कर लीजिए वो 5 काम क्या है। नंबर 1, आपको नेटवर्क बनाना है। दूसरा भी नोट कर लीजिए, आपको नेटवर्क बनाना है। नंबर 3 भी नोट कर लीजिए, आपको नेटवर्क बनाना है। नंबर 4 भी नोट कर लीजिए, आपको नेटवर्क बनाना है। नंबर 5 भी नोट कर लीजिए, आपको नेटवर्क बनाना है। अगर आपने नेटवर्क बना लिया, बड़ा नेटवर्क अगर आपने बना लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको जो है आपके सपने पूरे करने से नहीं रोक सकते। अब चलते हैं, नेटवर्क कहां से बनेगा। दोस्तों, मेरे गुरुजी थे चुन्नीलाल चोपड़ा, जिसने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग सिखाई। वो एक चीज बोलते थे, साबुद्दीन तेरे को एक चीज बताऊं। मैंने कहा बताओ। 100 सुनार की एक लोहार की बताऊं? मैंने कहा बताओ। बोला बिजनेस में ज्यादा दिमाग मत लगा, जल्दी कामयाब होना है तो एक काम कर। मैंने कहा सर क्या? बोला गाड़ियां भर भर के सेमिनारों में लाना शुरू कर दे। गाड़ियां भर भर के सेमिनारों में लाना शुरू कर दे, अपना दिमाग मत लगा। जब गाड़ियां भर भर के, जैसे ये ऐसे काम करता है, कुछ ऐसे जैसे खेत है, उसके अंदर सारा कुछ है, पानी, खेत, मिट्टी, सब कुछ है, लेकिन आपके हाथ में बीज है, ऐसे ऐसे करके घूम रहे हो, बीज आप डाल नहीं रहे हो, तो कुछ उगेगा क्या उसमें? कुछ नहीं उगेगा मेरे भाई। क्या करना पड़ेगा? बीज डालना पड़ेगा। इस बिजनेस के जो खेत हैं, वो बड़े बड़े ऑडिटोरियम, बड़े बड़े सेमिनारों का माहौल, वो खेत हैं। जब उसको बुकिंग कर दिया जाता है, अभी जैसे नेक्स्ट जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो त्यागराज स्टेडियम नहीं है, वो एक खेत है। सारे कोर लीडर ने, आप जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसमें जो हल चलाया जा रहा है, ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, उसमें बिजली का ध्यान रखा जा रहा है, उसमें मिट्टी सही ढंग से है कि नहीं है, क्योंकि 25 मई को उसमें बीज डाला जाएगा, बीज डाला जाएगा। अब जिस आदमी के जितने ज्यादा बीज उसमें डालेंगे, उतनी ज्यादा फसल होने की संभावना ज्यादा है। आपने 2 ही बीज डाले, दोनों मर सकते हैं, धूप के कारण, बारिश के कारण मर सकते हैं। आपने ज्यादा बीज डाले, अरे 2-4 मर भी जाएगा बीज, वो तो कुछ तो उगेंगे। तो कहने का मकसद, जितनी ज्यादा भीड़ आपके सेमिनारों के अंदर होगी, जितना ज्यादा जो लोगों को लेके आप सेमिनारों के अंदर बैठोगे, उतनी ज्यादा सक्सेस के चांसेस आपके होंगे। गाड़ियां भरो, सेमिनारों में बिठा दो, गाड़ियां भरो, सेमिनार। कई लोग क्या करते हैं, एजुकेशन का टोकरा लेके घूमते रहते हैं। मेरे भाई, शुरुआती दौर के अंदर इस बिजनेस में पहले नेटवर्क डेवलप करो, माहौल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेमिनार में डाल दो, क्योंकि एजुकेशन बाद में काम आती है। अरे भाई, एक चीज बताओ, आप एक कॉलेज या स्कूल में हो, पूरी क्लास के अंदर बेंच रखे हुए हैं, कुर्सियां रखी हुई हैं, टीचर बोर्ड पे खड़ा हुआ है, सामने सामने बच्चे है ही नहीं, किसको पढ़ाओगे आप? एजुकेशन है आपके पास में, किसको पढ़ाओगे? पढ़ाने के लिए आपको ऑडियंस चाहिए, बच्चे चाहिए। मेरे भाई, आपके पास एजुकेशन हो सकती है, बहुत बढ़िया एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग की हो सकती है, लेकिन उस एजुकेशन को देने के लिए टीम चाहिए। तो पहले टीम डेवलप करो। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों सेमिनारों में लेके आओ, भीड़ लेके आओ, फिर एजुकेशन दो, फिर उसको 5 बेसिक बताओ, फिर उसको 8 कोर स्टेप बताओ, फिर उसको अपने अपलाइन कोर लीडर, ये वो जो भी सिद्धांत है डायरेक्ट सेलिंग के, सिखाओ। हम पहले, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे से भी ज्यादा जानकारी रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मेरी टीम के अंदर, मेरे से बढ़िया बोल सकते हैं, मेरे से बढ़िया जानकारी रख सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के बोझ में मर रहे हैं आज तक। आज तक बेचारे वो टेक्निकल से तो टेक्निकली बने पड़े हैं, और उसमें है तो उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो एजुकेशन को, अरे भाई एजुकेशन मैं भी मानता हूं, सैल्यूट करता हूं एजुकेशन को, लेकिन एक एजुकेशन देने के लिए पहले नेटवर्क बिल्ड करिए। तो दोस्तों, ये आपके पास मौका है। तो गाड़ियां भर भर के आपको सेमिनारों में जो है, आज कुछ लोगों का बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? अंजलि, मेरे पास कितना टाइम है अभी? अगर खत्म हो गया तो मैं क्लोज करूं। अंजलि जी, सुन रहे हैं मेरे को? सर अभी टाइम है आपके पास। हाँ। तो मैं एक बात बताता हूं अपने गुरुजी की, ये भी हकीकत स्टोरी है, आपको थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा। मेरे गुरुजी थे चुन्नीलाल जी, तो उसको उस जमाने के अंदर मारुति 800 का जमाना हुआ करता था, तो छोटी थोड़ी गाड़ी चला लेते थे वो। तो थोड़ी थोड़ी गाड़ी चला लेते थे, तो उसने क्या किया कि एक सेकंड हैंड मारुति 800 खरीदी मेरी सिटी से। और खरीदने के बाद मेरे को बोला, मैंने कहा सर खरीद ली, इसको ड्राइवर लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा? बोला नहीं साबुद्दीन, थोड़ी थोड़ी मैं चला लेता हूँ। तो मैंने कहा सर क्या करें फिर? मैं, क्योंकि मेरे को गाड़ी ड्राइव करनी आती, तो उसने कहा 40 किलोमीटर दूर सफीदो, हमारे यहाँ से कस्बा है, उसने कहा कि तुम एक काम करो, इस मेरे रोड पे लगा के इसको मेरे सिटी की तरफ फेस करके दे दो, मैं धीरे धीरे करके ले जाऊंगा।
मैंने कहा देख लो सर। बोला हाँ देख लिया। मैं बैठा ड्राइव सीट पे और पहले ही गेयर में मैंने दूसरे गेयर में गाड़ी डाली और थोड़ी सी दूर रोड था उसका सिटी का, वहां पहुंच गया मैं। तो मैंने क्या किया कि उसको मैंने कहा सर देख लो, ले जाओगे? अब वो मेरे को देख रहा है गेयर लगाते हुए। बोला हाँ ले जाऊंगा। अब बंदा चल दिया लेके गाड़ी को। 2 घंटे के बाद मेरे पास कॉल आता है कि साबुद्दीन आज तो बच गया और मर गया होता। मैंने कहा क्या हुआ? बोला जैसे ही मैं सिटी के पास पहुंचा तो मेरी गाड़ी के इंजन में आग लग गई, धुआं निकलने लगा, मैं तो गाड़ी को छोड़ के बाहर निकल गया। तो मैंने कहा ठोक दिया सर, किसी ने एक्सीडेंट हो गया? बोला नहीं नहीं, वो असल में क्या हुआ कि मैंने मिस्त्री बोला, उसने पूछा सारी चीजें, तो नतीजा ये निकला कि दोस्त वो बंदा मेरी सिटी से 40 किलोमीटर तक पहले गियर में गाड़ी को डाल के और एक्सीलेटर पे पूरा पैर रख दिया। रेस पे तो पैर रख रखा है उस बंदे ने, क्योंकि उसने मेरे को पहला दूसरा गियर लगाते हुए देखा था। उसने सोचा इतने ही होंगे। सर पहले दूसरे गियर में बंदे एक्सीलेटर पे पैर रखेगा तो धुआं निकलेगा ना। आज हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि एक्सीलेटर पे पैर तो पूरा रख रखा है, अब धुआं निकल रहा है, पूरा धुआं निकल रहा है, रिजल्ट उतने नहीं आ पा रहे हैं। अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं हम। बहुत सारे साथी यहाँ पे मेरे को ध्यान से सुनना दोस्तों, जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं ना, आप गौर करना इस चीज पे। आपका बहुत तेजी के साथ बिजनेस बढ़ता है, लेकिन एक जगह पे जाके रुक जाता है। अगर आपका 40 है तो 40 पे रुक गया किसी का जाके, किसी का 70 पे रुक गया, किसी का 115, 260, 3.5, और वहीं पे हिल रहा है। टारगेट आया तो थोड़ा सा ऊपर, फिर वहीं, फिर ऊपर, फिर वहीं, एक ही जगह पे आपका बिजनेस रुक जाता है। ये क्यों रुकता है बताऊं आपको भाई साहब, ये क्यों रुकता है? एक एक्सरे बता रहा हूं आपको। क्योंकि दोस्तों जब आप शुरू करते हैं बिजनेस को, आप जुनून के साथ शुरू करते हैं, आप खूब मीटिंगों में आते हो, खूब लोगों को मीटिंग में लेके आते हो, अपनी अपलाइन की बात मानते हो, सारे काम करते हो, इस वजह से आपका बिजनेस धड़ाम से जो है तेजी के साथ आगे बढ़ता है। किसी का 70, किसी का 15, किसी का 260, और आपकी टीम डेवलप हो जाती है छोटी सी। और जैसे ही हमारे पास टीम डेवलप हो जाती है तो फिर हम बन जाते हैं साहब, मैं तो साहब बन गया। अब हम टीम को ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं, सेल्फ वर्किंग करना बंद कर देते हैं। अब सेल्फ वर्किंग क्या है? आप लोगों को ऑर्डर दे रहे हो सर 5,000 बीवी करना है, 4 उंगली आपकी तरफ है, आप भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चेक करो अपने आप को। आप लोगों को ऐसे बोल रहे हो 10 लोगों को मीटिंग में लेके आना है, 1 उंगली उसकी तरफ है, 4 उंगली आपकी तरफ है, आप कितने लोगों को सेल्फ लेके आ रहे हो? दोस्तों पहले सेल्फ वर्किंग आपकी, कभी आप डायमंड भी बन जाओगे ना, तब भी आपकी सेल्फ वर्किंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपके ग्रोथ आने से आपके बिजनेस में नहीं रोक सकती। आप जो टीम को बोलना चाह रहे हो ना, पहले खुद करना शुरू करो। आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। हम रॉयल्टी अचीवर बन गए, टेक्निकल अचीवर बन गए, हमने अपने सीनियर को ही सुनना बंद कर दिया, हम अपने से बड़ा लीडर किसी को नहीं समझते। हम जो है, हम जो, अरे कोई हो सकता है आपका जस्ट अपलाइन किसी के साथ में आपकी बात, हालांकि सबकी ये बिजनेस के अंदर रिलेशन अच्छे होने बहुत जरूरी है, एक अलग टॉपिक चला जाएगा। तो आपका यार कोई तो अपलाइन होगा जिसके साथ आपकी बनती होगी, आप उसके टच में जाओ। मेरे और विजय विरोधिया जी के बीच में हजारों लोग हैं, मैं नहीं जानता उन लोगों को, जानता हूं लेकिन नहीं मेरे जो है उस तरीके से चीजें हैं उन लोगों के साथ में। विजय विरोधिया जी के साथ मेरी अच्छी रिलेशन है, तो मैं उनके साथ बैठ के काउंसलिंग करता हूँ। मेरे दोस्त भी हैं, मुकेश जी मेरे अपलाइन है, वत्स साहब मेरे अपलाइन है, राकेश शर्मा जी मेरे, ये सारे लोगों के साथ हम बैठ के जब भी मौका मिलता है मैं फोन पे बात करता हूँ। और जो है इस तरीके से, तो आप जो है बिजनेस के अंदर रिलेशन डेवलप करके रखें, अपनी अपलाइन के साथ भी, डाउनलाइन के साथ भी अच्छे रिलेशन रखें, और अपने ईगो मत पालें अपने अंदर, क्योंकि ये बिजनेस जब तक आपकी मुट्ठी में रहेगा तब तक ये खतरे में है, तब तक ये बिजनेस खतरे में है। आप सोचते हो मेरी टीम, मैं लीडर, आप ही ट्रेनिंग ले रहे हो, आप ही मीटिंग ले रहे हो, आप ही ग्राउंड पे काम कर रहे हो, आप ही सेमिनार ले रहे हो, सर आपकी इमेज खराब हो जाएगी, आपके रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे। 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, किसी की फील्डिंग अच्छी, किसी की बैटिंग अच्छी। मेरे भाई आप अगर ग्राउंड के हीरो बने हुए हैं तो थर्ड पार्टी को प्रमोट करो इस बिजनेस के अंदर। अगर रिजल्ट चाहते हो तो थर्ड पार्टी इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा काम करती है। आपके रॉयल्टी अचीवर हो सकते हैं, टेक्निकल अचीवर हो सकते हैं, कोई भी आप किसी को, आप ग्राउंड पे काम करें और थर्ड पार्टी को प्रमोट करें, उससे उसके सेमिनार में उसको बिठाएं या उसके साथ काउंसलिंग कराएं, तो आपके रिजल्ट, आप ही काउंसलिंग कर रहे हो, आप ही ट्रेनिंग ले रहे हो, आप ही सेमिनार, आप सब कुछ आप बने हुए हो, खत्म हो जाओगे। 20, 25, 30 हजार तक तो कमा लोगे इस बिजनेस से। अगर लाखों रुपया कमाना चाहते हो तो आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको माहौल बहुत जरूरी है। अगर माहौल से आप बाहर निकल गए, मैंने तो एक चीज पे काम किया है दोस्तों, जब मेरे चुन्नीलाल जी ने मेरे को एक चीज सिखाई थी, आज भी सारे कोर लीडर मेरे को जानते हैं, बहुत सारे साथी हो सकता है आज इस मीटिंग में मेरे को जानते होंगे। मैं बहुत ज्यादा सेमिनार नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा डेट, ऐसा नहीं है, बहुत सारी डेटों के फोन आते हैं, सर हमें यहाँ सेमिनार चाहिए, हमें सेमिनार में देता ही नहीं सर डेट। क्योंकि दोस्तों मैंने एक पिक्चर देखी थी, कई हीरो ऐसे हैं साल में एक पिक्चर लेके आते हैं, और कई हीरो ऐसे हैं जो साल में 10 पिक्चर बनाते हैं। एक ही हीरो एक पिक्चर उस सारी 10 पिक्चरों के ऊपर भारी पड़ जाती है। मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, कि जितने ज्यादा आप पब्लिक के बीच में रहोगे, एक समय होता है ग्राउंड पे काम करने का, वो समय होता है सारा, लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो कई चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपकी इमेज कैसे काम करती है। मैं रोज ही लोगों के बीच में ट्रेनिंग भी मैं ही दे रहा हूँ, मीटिंग भी मैं ही दे रहा हूँ, सेमिनार, तो सर मेरी वैल्यू
मेरे अपने इमेज जो है, मेरे रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे। मैं सिलेक्टेड प्रोग्राम करता हूं और मेरे किसी भी प्रोग्राम के अंदर 2000 से नीचे लोग नहीं रहते, जो मैं पर्सनली करता हूं। आप ड्रीमर्स टीम के नाम से मेरे बेटे ने, वैसे मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, उसमें मेरे सारे सेमिनार 3000 4000 5000 लोग सिर्फ, और उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारी टीमें मिलकर करती हैं, सिर्फ मेरी टीम के एक दो लीडरों के साथ काउंसलिंग हम करते हैं। 4 4 5 5 हजार लोगों के हम प्रोग्राम करते हैं और दोस्तों थोक में उसके रिजल्ट आते हैं, जो चुन्नीलाल जी ने मेरे को सिखाया था कि गाड़ियां भरो, सेमिनार में लेके आओ। दोस्तों 5 5 6 हजार लोगों के हम लोग प्रोग्राम करते हैं और उसके रिजल्ट खतरनाक तरीके से आते हैं। इसका सीधा सा चीजें ये निकली दोस्तों, मैंने जब रॉयल्टी की ट्रॉफी ली थी तो बहुत सारे लोगों को मैं रूबी देखता था, बहुत सारे लोगों को मैं एमराल्ड, स्टार एमराल्ड देखता था, बहुत सारे लोगों को मैं स्टार रूबी देखता था, लेकिन मैं रॉयल्टी पे था। मैं वहां पे काम करके दोस्तों आज उन लोगों को बीट करके, और आज कोर टीम के अंदर दोस्तों सफायर में, सफायर का मतलब इंडिया के टॉप 10 या टॉप शुरू के 10 15 लीडरों में मेरा नाम आता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी चीज है और इसका एक ही फार्मूला है, गाड़ियां भरो, सेमिनार, और आपके पास एक मौका है दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन को लेके। अरे आपके जमाने में हम बैठे हैं घर में मीटिंग कर रहे हैं, कितनी मजे की बात है, हम तो कल्पना नहीं कर सकते थे अपने जमाने में एक आदमी से मिलने के लिए। सीतामढ़ी का कोई आदमी था, बिहार नेपाल बॉर्डर पे, यहाँ से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, पैसे होते ही नहीं थे, कश्तियों में बैठ के जाना पड़ता था, बाढ़ आ जाती थी रास्ते में, ट्रैक्टरों में जाके वहां पे पहुंचते थे, तब जाके एक आदमी से कॉलिंग जाके बात होती थी मेरे भाई, जब जाके उसके साथ काउंसलिंग। कितना जमाना बदल गया। और दोस्तों आज लोग देखते हैं ना, ये कोर लीडर तो ऐसे ही बन गए होंगे, दोस्तों ऐसे नहीं बने, उनकी जिंदगी से पूछ के देखो, आपके लिए तो मक्खन निकाल के दे दिया, मक्खन निकाल के। आज भी आप ये कह रहे हो कि जो मैं आज भी आपको ये समझाना पड़ रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन में लोगों को लेके आए, बड़ी कमाल की बात है यार ये तो। अगर आपके सपने, और आज भी ये समझा, 150 टिकट मिली है कोर लीडर को, मेरे पास भी 150 टिकट आई थी, एक ही दिन के अंदर लोग छू मंतर मांग रहे हैं, सर दे दो, सर दे दो, सर दे दो। आज यहाँ पे ये प्रमोशन करने के लिए नहीं आए हैं कि वहां पे गैदरिंग करनी है, सर वो तो ओवर क्राउड हो चुका है। आप कितने सारे लोगों को कैसे करके, अरे मंदिर में प्रसाद लेने वाला आदमी कोई शर्माता है तो जो है वो बेचारा शर्माता ही रह जाता है, बेशरम आदमी हाथ साफ करके दोबारा ले लेता है। घुस जाओ यार, जैसे कैसे अपने अपलाइन से बात करके सर टिकट दो, कुछ भी करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओ। मेरे साथ में मेरी एक सिस्टर है, मेरी एक धर्म बहन बनी हुई है, प्रमिला जी उनका नाम, उनकी बेटी है, बीएमएस कर रही है अभी वो हरिद्वार में, पिछले नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में गई। तो आपने देखा होगा गली बनी, सारे कोर लीडर ने नेक्स्ट जनरेशन के अचीवरों के ऊपर फूल डाले। तो लड़की वहां पे एक ड्रीम लेके आई कि अंकल, मामू जी, मेरे तो आग लगी पड़ी है कि यहाँ से कैसे यूथ जो है, यंग यूथ के ऊपर फूल बरसा रहे थे कोर लीडर, अगली बार मैं रॉयल्टी अचीवर बन के आऊंगी। आप कमाल देखना दोस्तों, वो लड़की रॉयल्टी अचीवर तो नहीं, लेकिन हाँ वो लड़की उस समय से काम उसने करना शुरू किया और लगभग लीडरशिप के आसपास वो लड़की आज जो है बिजनेस में पहुंच चुकी है। और रॉयल्टी का टारगेट उसका था कि मैं रॉयल्टी करके जो है जाऊंगी। एक 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 नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम ने एक लड़की का कैसे विजन क्लियर कर दिया, कैसे आपका जीवन, बहुत सारे लोगों को आपने ज्वाइनिंग करा रखा होगा, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करके काम नहीं करते दोस्तों, लेकिन जब इस तरह के माहौल में आते हैं तो उनका विजन क्लियर होता है और वहां से वो लोग काम करना शुरू करते हैं। सर 4 साल तक मैंने काम नहीं किया आरसीएम में, 3 साल तक ज्वाइनिंग करने के बाद में जैसे ही मैंने प्रोग्राम अटेंड किया और दोस्तों सेमिनारों में आना शुरू किया, विजन क्लियर हुआ, तो दोस्तों काम करना शुरू किया। आज एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, और संगत में रहो, माहौल में रहो, कोर की रोज मीटिंगें हो रही हैं, उनमें आप शामिल रहो, आपके अपलाइन जो आपको बताता है उसके टच में रहो। और दोस्तों गुरुकुल सुबह एक सेशन आता है, गुरुकुल का जो है एक सेशन आता है सुबह, अगर आप उसमें जुड़ेंगे तो वहां पे सुबह उठते ही एक बात समझाई जाती है, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, और संस्कार अच्छे से जाते हैं कि एक इंसान अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। तो हम उसमें अपनी पूरी टीम को जोड़े, खुद जुड़े। यूएस का जो बैनर है अपना दोस्तों, ये सारी चीजों को जो है संभाल के आज हमारे आदरणीय मुकेश कोठारी जी, बीसी छाबड़ा जी, जो है राजाराम सारंग जी, और जितने भी कोर लीडरों को आप जानते हो दोस्तों, वो एक ही मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन किस तरीके से सेफ रहे, किस तरीके से। दोस्तों हम तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं, जो है मेरे ख्याल से कोर लीडरों के अंदर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी एज कोई ठीक है, मैं 45 40 साल की मेरी एज हुई है अभी। जो है मैंने जब बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो 19 20 साल की मेरी उम्र हुआ करती थी। अगली जिम्मेदारी दोस्तों आप लोगों के हाथ में है, आपको आरसीएम को, अपने देश को आगे लेके बढ़ना है इस आरसीएम के माध्यम से, और आप तभी बढ़ पाओगे जब आपके पास एक नॉलेज होगी। आप जो है बाहर निकलेंगे, धूप में तपेंगे, कभी खट्टे अनुभव, कभी मीठे अनुभव आपको मिलेंगे, तो ही आप जो है इस कमान को संभाल पाओगे। जितने ज्यादा धक्के खाओगे उतनी ज्यादा क्वालिटी आपके अंदर आएंगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आप धक्के खाने आपको पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें आसान होगी, मीटिंग आसान, जूम मीटिंग, सेमिनार, ये वो, तो बहुत आसान चीजें हो रही हैं। और हम लोग लकी हैं कि आरसीएम जैसी कंपनी जो है, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी आप उसको बोल सकते हैं, उसके प्रोडक्ट इतने अच्छे, उसके संस्कार इतने बढ़िया,
उसका आसपास का माहौल, एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार, जात पात, इन सारी चीजों से उठ के हम लोग जो है काम कर रहे हैं दोस्तों। मेरा ऐसा मानना है कि 2025 जो है बिल्कुल एक नई किरण और एक नई उम्मीदों के साथ, एक बड़ी ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग भविष्य में डायमंड बनोगे, जितने भी साथी यूथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस एक ही काम करते चले जाओ, विश्वास करो, मेरी माँ की बात को याद रखो, कर लो यार जिंदगी में कुछ, नहीं तो पता चल जाएगा जिस दिन तुम्हारे घर में वो आ जाएगी, अगर मौका है अभी आपके पास में। तो दोस्तों, आज एक दिन था 500 रुपए महीने के किराए के कमरे में रहता था। आज दोस्तों ये कोई बड़प्पन की बात नहीं है, कुछ लोग यूथ मोटिवेट होगा इस चीज से। आज मेरी मिसिज को जब मैं देखता हूँ ना घर पे के घर पे नहीं है, तो मैं पूछता हूँ बेटा तेरी मम्मी कहाँ गई है, मार्केट गई है। मेरे को पता चल जाता है कि गया 40-50 हजार रुपया, 1 घंटे में जाती है तो 50 हजार रुपया टन टन मैसेज मेरे पास आते हैं गूगल पे फोन पे। एक वो जमाना था 500 वाला, लेकिन अपने को आज उन चीजों से बाहर निकल चुके हैं। अभी रमजान हमारा गया है, परचेजिंग करने कहाँ गए, सहारनपुर पहुंच गए। परचेजिंग कितने की, 2 लाख रुपए की परचेजिंग 1 घंटे में 2 घंटे में करी। ये जीवन देता है दोस्तों, आपको मन चाहे जिंदगी देता है, आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल देता है जिसके बारे में कभी आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं माफी चाहूंगा किसी को कोई चीज बुरी लगी हो तो। कोशिश करेंगे कभी भविष्य में फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मैं खुद रहूंगा, मेरा बेटा वहां पे रहेगा, और हम कोशिश करेंगे वहां पे आप सब लोगों से मिलेंगे जो आज यहाँ पे बैठे हैं। जिन लोगों को मैं नहीं जानता, आप लोगों से मुलाकात करेंगे। सो थैंक यू, आप लोग आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं।